बेटी की शादी के बाद उसका पहला जन्मदिन होता है उसके ससुराल में और माता पिता उसके पास पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद बेटी माता पिता को देखकर बड़ी खुश होती है, लेकिन माँ जब अपनी बेटी पर गौर देती है तो उसे थोड़ी सी हैरानी होने लगती है। तो उसके बाद माँ उससे पूछती है कि बेटी तुम श्रृंगार क्यों नहीं किया करती। तो वो कह देती है कि माँ बच्चे को पालना पोसना है, इसी वजह से मैं श्रृंगार नहीं किया करती हूँ। इसके बाद जो उसकी माँ होती है वह उससे उस दिन जिस दिन उसका जन्मदिन था जबरदस्ती श्रृंगार करने के लिए कहती है और जो बेटी होती है वो मजबूरन माँ का कहा मान लेती है और श्रृंगार करके बर्थडे के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही शाम को उसका पति घर पर आता है तो उसके बाद उससे श्रृंगार करने के लिए लड़ाई करने लगता है और कहता है कि तूने श्रृंगार क्यों किया है। क्या कारण था जो पति श्रृंगार करने पर अपनी पत्नी से लड़ाई करता है? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर एक परिवार रहा करता है, जिस परिवार के अंदर कुल 5 सदस्य हैं, 2 माता पिता हैं और 3 उनके बच्चे हैं, जिनमें से 2 बड़ी बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी का नाम कविता होता है और उससे छोटी बेटी का नाम नेहा होता है। माता पिता अपनी बेटियों को पढ़ा रहे थे और उनका सोचना था कि बेटी पढ़ लेकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए शादी से पहले तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। वैसे तो उनके पास ज्यादा रुपए पैसे नहीं थे, लेकिन जितने भी पैसे उनके पास थे उन पैसों से वो अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा रहे थे। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। और जो कविता होती है वह कॉलेज जाकर पढ़ाई किया करती है। जिस गांव के अंदर कविता रहा करती थी वहां से एक बस में बैठकर वह कॉलेज जाया करती थी और उसी बस के अंदर अगले स्टैंड से एक और लड़का चढ़ा करता था जिसका नाम था मनोज। अब जो कविता होती है वह मनोज की तरफ देखने लगती है और मनोज भी कविता की तरफ देखने लगता है। एक साथ बस में आने जाने की वजह से उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और उन दोनों का प्यार कुछ गहरा ही बन जाता है। अब ऐसे ही एक दिन वो दोनों एक दूसरे के साथ एक ही सीट पर बैठे हुए थे और एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे। उसी दौरान कविता के गांव का एक और व्यक्ति उसी बस में था और वह ये सब कुछ देख लेता है। जब ये सब कुछ देख लेता है तो कविता के पिता को इस बारे में बता देता है और जैसे पिता इस बात को सुनता है तो पहले तो अपनी बेटी पर नाराज हो जाता है, लेकिन जब बेटी कहती है कि पिताजी मैं उससे प्यार किया करती हूँ और उसी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना चाहती हूँ, तो पिता कहने लगती है कि बेटी घर प्यार से नहीं चला करते, लड़के को कमाने वाला भी होना चाहिए। तो कविता बता देती है कि लड़का नौकरी लगा हुआ है और उसके पास अच्छी खासी पुश्तैनी जमीन है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है और ऊपर से हम दोनों प्यार भी किया करते हैं। अब यह सब कुछ सुनकर जो कविता का पिता होता है वह मनोज से मिलने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी बेटी को मनोज को घर बुलाने के लिए कह देता है। इसके बाद जो कविता होती है मनोज के पास फोन करती है और उसको मिलने के लिए एक दिन अपने घर बुला लेती है। मनोज इस बात को सुनकर बड़ा ही खुश होता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार किया करते थे। एक दिन आकर मनोज कविता के पिता से मिलता है और उसको अपने बारे में सब कुछ अच्छी तरह से बता देता है। जब कविता का पिता इन सभी बातों को सुनता है तो वो कह देता है कि बेटा अपने माता पिता को भेजो, वो लोग यहाँ पर आकर तुम्हारी शादी की बात कर लेंगे। अब बातें दोनों तरफ से तय हो जाती हैं और मनोज जाकर अपने माता पिता को यहाँ पर शादी की बात करने के लिए भेज देता है। मनोज के माता पिता मॉडर्न ख्यालात के थे और उन्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि बेटा लव मैरिज कर रहा है। इसके बाद वो लोग आकर शादी की बातें तय कर देते हैं और मनोज और कविता दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद जो मनोज होता है अपनी पत्नी कविता को बड़ा ही खुश रखता है और वो लोग उसी शहर के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं जहां पर वो रहा करते थे, क्योंकि वहां से रोज रोज आना जाना बड़ा ही कठिन काम था। तो इसी वजह से वो लोग वहां पर शिफ्ट हो गए थे। वहां पर मनोज ने एक किराए का घर ले लिया था और उसी के अंदर अपनी पत्नी को रखा करता और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतता है, मनोज और कविता की शादी को लगभग 2 साल बीत जाते हैं और जैसे ही 2 साल कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद जो कविता होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। परिवार वालों को जब इस बात के बारे में पता चलता है तो सभी लोग इस बात की खुशियां मनाते हैं और इसके बाद जो मनोज होता है वह कविता के ऊपर और भी ज्यादा ध्यान देने लगता है और धीरे धीरे उसकी डिलीवरी का समय आ जाता है। जैसे ही कविता की डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के दौरान मनोज बाहर वेट कर रहा था कि उसे कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, लेकिन वहां पर उसे एक बुरी खबर भी मिल जाती है। वैसे तो उसकी पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया था, लेकिन उस बच्चे को जन्म देते वक्त वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। मनोज को जैसे ही ये बात पता चलती है तो वह वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है और वहां पर कविता के माता पिता और साथ में जो मनोज के माता पिता थे वो सभी लोग थे और मनोज को संभालने लगते हैं। कुछ दिनों में ये दुख दूर तो हो जाता है, लेकिन अब जो छोटा सा बच्चा हुआ था उसकी देखभाल की बड़ी चिंता होने लगती है और इसी चिंता को लेकर जो कविता के माता पिता हैं उस बच्चे को अपने पास बुला लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेहा है कविता की छोटी बहन और वो उसकी अच्छी तरह से देखभाल कर लेगी। यह बात सोचकर माता पिता ने बच्चे को यहाँ पर
तो बुला लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात घूम रही है कि अगर मनोज किसी और लड़की से दूसरी शादी करेगा तो उसके बाद वो ना जाने इसके साथ किस तरह का व्यवहार करेगी। इसके बाद एक दिन कविता के जो पिता होते हैं वो मनोज से इस बारे में बातें करते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि बेटा, अब तो तुम्हारी पत्नी को जाए हुए काफी दिन हो गए हैं, तो तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन मनोज उनसे साफ साफ मना कर देता है, कहता है कि बाबूजी नहीं, मैं कविता से सच्चा प्यार किया करता था और मैं उसको भुला नहीं सकता। अब ये उसकी निशानी है मेरे पास और मैं इसी के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर लूंगा। अब मनोज की इन बातों को सुनकर जो कविता के पिता हैं उनकी आंखें नम हो जाती हैं कि उनकी बेटी से सच में ही कोई लड़का इतना प्यार कर रहा था। इसके बाद जो कविता के पिता हैं वो उसकी मुसीबतों को समझते हैं और उससे कहने लगते हैं कि बेटा, अगर तू दूसरी शादी नहीं करेगा तो इस बच्चे का लालन पालन कौन करेगा। तो वो कहने लगता है कि आप लोग इसको पाल पोस कर बड़ा कर दो और जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे अपने साथ रखने लगूंगा। लेकिन तभी जो कविता के पिता वो कहने लगते हैं कि देखो बेटा, हमारी बेटी की तो हमें शादी करनी है और हम लोग अब बुजुर्ग हो चले हैं। जब से कविता की मौत की खबर सुनी है तो उसकी माँ ने तो खटिया ही पकड़ ली है और हमारा कोई भी भरोसा नहीं है, तो तुम्हें दूसरी शादी तो करनी ही होगी। लेकिन जो मनोज होता है वो फिर से एक बार मना कर देता है और कहता है कि नहीं बाबूजी, ये नहीं हो सकता और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर मनोज नाराज होकर वहां से चला जाता है और अपने बेटे के भरण पोषण के लिए उनके पास पैसे भेजता रहता है और उनसे कह देता है कि बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना, कोई भी कैसी भी दिक्कत ना हो, और भी ज्यादा अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो बता देना। वो लोग भी अच्छे से बच्चे की देखभाल करते हैं और धीरे धीरे वो बच्चा 6 महीने का हो जाता है। जैसे वो 6 महीने का होता है तो मनोज के माता पिता कहने लगते हैं बेटा, बच्चे को अब ले आओ, क्योंकि उन लोगों के ऊपर भी दूसरी बेटी की शादी की जिम्मेवारी है और उसे यहाँ पर ले आओ। लेकिन अब तक 6 महीने जब वह बच्चे की देखभाल नेहा करती है तो वह नेहा को जाना पहचाना करता था और मनोज जैसे उसे लेकर आता है तो एक दिन भी वो बिना नेहा के नहीं टिक पाता है, क्योंकि जन्म के बाद से नेहा ही उसकी देखभाल कर रही थी और वह नेहा को ही अपनी माँ समझ रहा था। इसके बाद मनोज रात के समय अपने बच्चे को वापस लेकर सीधा अपने ससुराल पहुंच जाता है और वहां पर जाकर नेहा को उसे सौंप देता है और कहता है कि ये तो तुम्हें ही अपनी माँ समझता है और ये तुम्हारे पास ही रहेगा, अभी कुछ दिन तक और तुम इसकी देखभाल कर लो, शादी बाद में कर लेना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इस बात को सुनकर जो कविता के माता पिता हैं वो लोग बड़े ही हैरान होते हैं और बहुत कुछ इस बारे में सोचने लगते हैं। तभी जो कविता की माँ होती है वो अपने पति से कहने लगती है कि देखो, बच्चा अच्छा खासा कमाया करता है और उसके पास पुश्तैनी जमीन भी काफी है और इस बच्चे की देखभाल हमारी बेटी अच्छी तरह से कर सकती है, तो क्यों ना नेहा की शादी इसी लड़के से कर दे। शादी होकर ये वहां पर चली जाएगी और वहीं पर अच्छी तरह से इसकी देखभाल कर लेगी। अब यह बात सुनकर पिता को भी यह बात अच्छी लगती है तो इसके लिए वह मनोज के माता पिता से इस बारे में बात करने लगता है। अब जब माता पिता इस बात को सुनते हैं तो वो लोग भी इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं, क्योंकि जानी पहचानी रिश्तेदारी थी और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। इसके बाद यह बात मनोज को बताई जाती है और मनोज जैसे इस बात को सुनता है तो अपने माता पिता से साफ साफ मना कर देता है और कह देता है कि तुम लोग ये कह क्या रहे हो, वो मेरी पत्नी की छोटी बहन है और मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूं। लेकिन तभी जो मनोज के माता पिता वो उसे समझाने लगते हैं कि तुम्हारे बच्चे के परवरिश के लिए ये बहुत ही जरूरी है और ऐसा तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि बच्चा उसे मां समझ बैठा है और वो कविता की छोटी बहन है, तो उससे अच्छी तरह से तुम्हारे बच्चे का ख्याल कोई भी नहीं रख सकता, तो तुम उससे शादी कर लो। इसके बाद जो मनोज होता है वह भी मजबूरन इस बात के लिए हामी भर लेता है और इधर जब ये बात नेहा को पता चलती है तो उसे भी ये बात अजीब सी तो लगती है, लेकिन माता पिता के कहे अनुसार वह भी इस बात के लिए हामी भर लेती है और साथ में उस बच्चे के लिए हामी भर लेती है, क्योंकि उस बच्चे की परवरिश अब वो जीवन भर के लिए आराम से कर सकती थी, अब तक वह उसके साथ घुल मिल गई थी। इसके बाद माता पिता के कहे अनुसार दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद नेहा दुल्हन बनकर मनोज के घर में चली जाती है। अब नेहा वहां पर चली गई थी अपने मन के अंदर ढेर सारे उमंग लिए और वो सोच रही थी कि मेरी जिंदगी अब वैवाहिक हो गई है और मेरा भी एक पति है और मैं भी अलग तरह से अपनी जिंदगी को जीऊंगी। लेकिन जैसे ही उसकी पहली रात होती है तो पहली रात को ही उसके सारे सपनों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि जैसे ही वो सुहागरात मनाने के लिए कमरे में बैठी हुई थी तभी मनोज वहां पर आता है और वहां पर आने के बाद उससे साफ साफ बोल देता है, कहता है कि देखो, तुम्हारी बहन की यादें अब तक भी मेरे दिमाग में हैं और मैं उसे चाहकर भी नहीं भुला सकता, तो हम लोग पति पत्नी जरूर हैं लेकिन हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कहकर मनोज वहां से बाहर निकल आता है और इस बात को सुनकर जो नेहा होती है वह वहीं पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन इसके बावजूद भी वह इन सभी बातों को समझती है, क्योंकि फिलहाल उसे अपने बहन के बच्चे को पालना है और इसी के साथ वह अपना समय व्यतीत करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है, शादी को लगभग 6 से 7 महीने हो गए थे और 6-7 महीने तक भी इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। लोगों के सामने तो ये पति पत्नी थे, लेकिन इन दोनों के बीच में पति पत्नी जैसा कुछ भी नहीं था और वह श्रृंगार भी नहीं किया करती है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो नेहा होती है वो सोचने लगती है कि
क्यों ना मैं श्रृंगार करूं और श्रृंगार करने के बाद हो सकता है मेरे पति मुझे अपना ले। लेकिन जैसे ही वो श्रृंगार करके अपने पति के सामने जाती है तो वह उसे धमकाने लगता है। कहता है कि ऐसी हरकत आज के बाद कभी मत करना और आज के बाद अगर मैंने तुझे सस्ते सवर से देख लिया तो फिर देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद जो नेहा है वो श्रृंगार करना भी बंद कर देती है और इसी तरह से उस घर के अंदर रहा करती है। जब मनोज और नेहा की शादी को लगभग 9 महीने बीत जाते हैं तो नेहा का जन्मदिन आ जाता है और जन्मदिन वाले दिन जो नेहा के माता पिता हैं वह लोग भी वहीं पर आ जाते हैं तो उसके जन्मदिन को मनाने के लिए, क्योंकि शादी के बाद ये नेहा का पहला जन्मदिन था। माता पिता वहां पर आते हैं और जैसे नेहा को देखते हैं तो माँ की आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि ये बेटी का ससुराल था और यहाँ पर बेटी ने बिल्कुल भी श्रृंगार नहीं कर रखा था। मायके में तो चल जाया करता है कि मायके में लड़कियां श्रृंगार नहीं किया करती, लेकिन ससुराल में तो उनको श्रृंगार करना होता है और इस बारे में वह उससे पूछने लगती है। लेकिन नेहा अपनी माँ की बात को हंसी में टाल देती है और कहती है कि माँ अभी मुझे टाइम ही नहीं मिलता, बच्चे की देखभाल भी तो करनी है ना, अगर मैं श्रृंगार पर बैठी रहूंगी तो बच्चे की देखभाल कैसे कर पाऊंगी। इसके बाद माँ उससे कहने लगती है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आज तू इस बच्चे को मुझे दे दे और अच्छी तरह से सज सवर कर तैयार हो जा, क्योंकि शाम को तेरा बर्थडे है। अब इस बात को सुनने के बाद नेहा पहले तो मना करती है, लेकिन जब माँ दोबारा से उससे कहती है कि क्यों श्रृंगार क्यों नहीं करेगी, अच्छी तरह से श्रृंगार कर ले ताकि तेरा बर्थडे अच्छी तरह से मन सके, तो इसके बाद मजबूरन नेहा को श्रृंगार करना पड़ता है और वह श्रृंगार करके तैयार हो जाती है। शाम के समय जैसे उसका पति ड्यूटी से आता है तो घर को अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया था और वहां पर जो नेहा थी वो अच्छी तरह से सज सवर कर तैयार हो गई थी। जैसे ही मनोज अपनी पत्नी को इस तरह से सजे हुए देखता है तो एकदम से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसके बाद वह सभी लोगों के बीच में से अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता है और उसे कमरे के अंदर ले जाता है। वहां जाकर उसे धमकाने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं मैंने तुमसे पहले क्या कहा था और तुम किस वजह से इस तरह से तैयार हो गई। तो वो उसे समझाने की भी कोशिश करती है, लेकिन उन दोनों के झगड़े की आवाज बाहर तक भी आ जाती है, जहां पर मनोज के घर वाले और यहां पर नेहा के घर वाले भी थे। अब इन सभी बातों को सुनने के बाद उन लोगों को इस बात पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है कि कुछ ना कुछ तो इन दोनों के बीच में गड़बड़ चल रहा है। तो जो सभी घर वाले होते हैं वह कान लगाकर उनकी बातों को सुनने लगते हैं और यह पूरी बातें उन सभी लोगों की समझ में आ जाती हैं कि मनोज अब तक भी अपनी पहली पत्नी को भुला नहीं पाया है और इसी वजह से यह इसे श्रृंगार करने से भी मना किया करता है और ये दोनों केवल सभी लोगों की नजरों में ही पति पत्नी है, वैसे एक दूसरे से कोई भी ताल्लुकात ऐसा नहीं रखा करते। अब यह बात सुनकर घर वालों को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि 9 महीने हो गए थे उनकी शादी को और अभी तक उन दोनों के बीच में पति पत्नी जैसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो इसके बाद जो मनोज के पिता होते हैं वह दरवाजे को खटखटाते हैं और अपने बेटे को बाहर बुलाते हैं। बेटा बाहर आता है और बाहर आकर उसने अपना सर नीचे की तरफ कर रखा था, लेकिन तभी मनोज के जो पिता होते हैं अपने बेटे को अपने साथ बाहर ले जाते हैं और बाहर जाकर उसे समझाने लगते हैं। कहते हैं कि बेटा ये तू क्या कर रहा है, ये बहुत ही गलत है। वो लड़की है बेचारी और उसके भी ढेर सारे सपने हैं, लेकिन तू जो कुछ भी कर रहा है उसकी वजह से तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा और तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम लोग तुम्हारे बड़े हैं और तुम्हारी भलाई के लिए हम तुम्हें ये बता रहे हैं, फिर आगे तुम्हारी मर्जी है कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल से गलत है। ऐसा कहकर मनोज के माता पिता वहां से वापस लौट जाते हैं और उसकी पत्नी का बर्थडे नहीं मनाते हैं। इधर जो मनोज के सास ससुर होते हैं वो लोग भी इस बात को देखकर अपने दामाद को समझाते हैं और अपनी बेटी को भी समझाते हैं और वहां से वो भी वापस लौट जाते हैं। अब यह सब कुछ मनोज के दिमाग में घूमने लगता है, जो कुछ उसके पिता ने कहा था, और इन बातों का उसके दिमाग पर फर्क पड़ने लगता है। धीरे धीरे मनोज का स्वभाव नेहा के प्रति काफी ज्यादा नरम होने लगता है और वह उससे अच्छे से बात करने लगता है। इधर जो नेहा होती है वो भी इस बात को देखकर बड़ी हैरान है और इसी तरह से 3 महीने और बीत जाते हैं। 3 महीने बाद मनोज और नेहा की एनिवर्सरी आती है और अब तक वह इस बात को समझ चुका था कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो सच में ही गलत है और इसकी वजह से इस लड़की की जिंदगी पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसी वजह से जो मनोज होता है अपनी शादी की सालगिरह वाले दिन अपनी पत्नी नेहा से सजने संवरने के लिए कहने लगता है। जब नेहा इस बात को सुनती है तो उसे अपनी कानों पर विश्वास नहीं होता और वह दोबारा से पूछती है कि आप क्या कह रहे हो। तो इसके बाद जो मनोज होता है वह बता देता है कि मैं तुझे सजने संवरने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि आज हमारी शादी की सालगिरह है और आज के बाद हम दोनों पति पत्नी की तरह रहेंगे। यह बात सुनकर नेहा एकदम से खुश हो जाती है और मनोज को अपने गले से लगा लेती है। इसके बाद जो मनोज होता है वो नेहा को अपने साथ गाड़ी में बिठाता है और वहां से एक अच्छे से पार्लर पे ले जाता है, जहां पर उसे अच्छी तरह से तैयार करवा कर लाता है। उसके बाद वो लोग अपनी एनिवर्सरी मनाते हैं और इस बार जब उनके घर वाले आते हैं तो नेहा के इस रूप को देखकर वो लोग खुश हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि अब
अब इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। इसके बाद नेहा और मनोज दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और नेहा साथ में अपनी बहन के बच्चे को भी पाल पोस कर बड़ा करती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। बाकी अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की, जिनके रेगुलर कमेंट हमें हमारी वीडियोस पर मिलते हैं और उनके कमेंट हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। सबसे पहला नाम आता है रवि बघेल। रवि बघेल जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें एक मोटिवेशन से भरा कमेंट भेजने के लिए। दूसरा नाम आता है विक्रम कुमार का। विक्रम कुमार जी जो कि दिल्ली से हमारा वीडियो देखते हैं, तो विक्रम कुमार जी आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। तीसरा कमेंट आता है पूजा सक्सेना जी का। तो पूजा सक्सेना जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें मोटिवेट करने के लिए, इतना अच्छा कमेंट भेजने के लिए। बाकी जिन लोगों के नाम रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाली किसी वीडियो में आपका नाम जरूर से आ जाएगा और आप लोग हमें इसी तरह से अच्छे अच्छे कमेंट भेजकर मोटिवेट करते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।